जय हिंद दोस्तों, मैं गजराज आप सभी का चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए हम अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या देखा था। हमने टेम्परेचर के फैक्टर्स में से वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर देख लिए हैं। अब हमारा चल रहा था हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर में हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे जो कि हमारा ये वर्टिकल, इसके बाद हमने देखा था कि इसमें हमारा दिस एंड दिस, ये हमारा था तापमान का क्षैतिज भिन्नता के फैक्टर। सेकेंड फैक्टर जो हम चल रहे थे वो था हमारा तापमान का क्षैतिज भिन्नता या फिर वितरण। उसमें हमने देखा था कि तापमान का क्षैतिज वितरण का मतलब ये है कि हमारे पूरे के पूरे सरफेस पे, यानी कि पूरे के पूरे ग्लोब पर किसी भी एंगल से, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, किसी भी दिशा में किसी भी एंगल पे अगर हम अर्थ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो हमारा क्षैतिज वितरण हुआ। वर्टिकल के लिए हमने क्या बताया था, ऊर्ध्वाधर के लिए ये हमारी सतह हो गई, सतह से ऊपर उठे या सतह से नीचे जाएंगे, राइट। तो हमने जो पहला फैक्टर पढ़ा था, जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है हमने पहले ही देख लिया है। इस आपतन कोण का क्षैतिज वितरण में क्या प्रभाव पड़ता है। जहां जहां ये सनलाइट 90 डिग्री एंगल, यानी कि जो लंबवत किरणें पड़ती है, वहां पे सबसे ज्यादा तापमान रहेगा। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, सनलाइट का एंगल यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जाएगा और ये तापमान कम होती जाएंगी। ठीक, ये हमारा इसमें था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ेगा एनर्जी ज्यादा मिलेगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कम होगा, आपतन कोण कम होगा, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, APUA, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये कम मिलेगा तो परिणाम क्या होगा, तापमान कम होगा। अगर हम टुवर्ड्स पोल यानी कि ध्रुवों की ओर बढ़ें, अगर हम टुवर्ड्स पोल यानी कि ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आपतन कोण कम होगा, परिणाम क्या होगा, टेम्परेचर डिप करेगा। अब अगर टेम्परेचर डिप करेगा तो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा हमने क्या देखा, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। ऊंचाई में हमने क्या देखा था, एल्टीट्यूड बढ़ेगा यानी तुंगता बढ़ेगी तो तापमान कम होगा। किस रेट से कम होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर या पर 1000 मीटर। क्यों, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ये क्यों कम होगा, क्योंकि वायु का घनत्व तो कम होगा ऊपर जाने पर और ऊष्मा के स्रोत से दूरी बढ़ जाएगी। और इसका जो बेस लेवल लेते हैं कि किस लेवल से हम मापेंगे ऊंचाई का, वो होता है सरफेस ऑफ ओशियन, यानी कि सागर का सतह, या यूं कहें सी लेवल, समुद्र स्तर से, समुद्र तल, समुद्र तल से हम इसको मापते हैं। इसके बाद हमने थर्ड पॉइंट क्या देखा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ लैंड एंड सी, यानी कि महासागर और स्थल भाग, यानी कि जल के भाग और जमीन के भाग में जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो पारदर्शिता है, सनलाइट को अंदर, या सनलाइट कितना ट्रांसपेरेंट है, वो सनलाइट कितना अंदर उसमें पेनिट्रेट करके जा रहा है, वो उसके लिए हमने क्या देखा था, हमने ये देखा कि ये हमारा लैंड हो गया, ये लैंड फॉर्म, ये ओशियन यानी कि सी। अब अगर हम देखें तो दोनों सेम अक्षांश पे हैं, सेम लैटिट्यूड, सेम लैटिट्यूड सेम अक्षांश पे हैं, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर आप स्थल भाग देखें तो
इसका जो ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि इसका जो यूं कहें कि जो सनलाइट प्राप्त करती है सतह पर, तो कितना अंदर इसमें जा पा रहा है, वो करीब करीब 3 से 5 मीटर या 3 से 4 मीटर ही अंदर जाता है। वाटर बॉडीज में क्या हो रहा है, 200 मीटर तक उसका पेनिट्रेशन हो रहा है। और अगर ये 200 मीटर तक पेनिट्रेशन होगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, यहाँ का तापमान कम होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उतनी ही ऊष्मा हमें सिर्फ 3 से 5 मीटर तक फैलानी है और उतनी ही ऊष्मा हमें 200 मीटर तक फैलानी है, तो यहाँ का तापमान कम हो ही जाएगा। ठीक। स्थल और सागर की पारदर्शिता में हमने देखा था, इसको अगर यहां से हम देखें, स्थल और सागर में असमान ऊष्मा। असमान ऊष्मा क्यों? क्योंकि ये स्थल भाग है, ये सागर है। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे तापमान ज्यादा है, यहाँ पे तापमान कम है। क्यों कम है, क्यों ज्यादा है, इसको अगर इसी फिगर में समझ लें तो इसको गर्म करने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता है, इसको गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका जो पेनिट्रेशन है सनलाइट का, वो सनलाइट करीब करीब मैक्सिमम हाईएस्ट 5 मीटर तक अंदर तक जा सकती है, लेकिन ये 200 मीटर अंदर तक जाती है पानी में। अब अगर आप सोचिए, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इसको मिल रही है, सिर्फ 5 मीटर में ही रह जाता है, ये 200 मीटर तक ट्रेवल कर रहा है पानी में, तो जाहिर सी बात है यहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 500 मीटर में ही रहेगा, वो 200 मीटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके निम्नलिखित कारण हमने देखे थे, कई कारण हैं ऐसा होने के लिए। पहला कारण क्या हमने देखा था? विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? किसी भी पदार्थ का एक यूनिट ले लें या 1 ग्राम ले लें, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर को उसका बढ़ाना है, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस हमें तापमान बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा की जरूरत हो, उसी आवश्यक ऊष्मा को ही स्पेसिफिक हीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको एक हम पर्टिकुलर यूनिट मान लें, इस यूनिट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इस 20 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें 1 डिग्री बढ़ाना, यानी कि 21 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उतनी उस आवश्यक ऊष्मा को इस पर्टिकुलर चीज का स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो यहां लैंड और सी में क्या हो रहा है? ये है हमारा अर्थ, ये है सी। अब यहां क्या हो रहा है? अर्थ की स्पेसिफिक हीट कम है, जिसके कारण यहाँ का तापमान ज्यादा है। कम क्या है कि जो हमारे पास सनलाइट प्राप्त हो रही है, एक सपोज कोई भी x अमाउंट ऑफ एरिया है, अगर x अमाउंट के लिए हमें 40 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है, तो 2x अमाउंट के लिए भी 40 डिग्री मिल रहा है, तो x अमाउंट का तापमान ज्यादा होगा क्योंकि वो कम है। 2x का इससे ज्यादा एरिया है तो वो इससे कम तापमान होगा। ठीक, इसके लिए इसका स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कम है, तापमान ज्यादा है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है तो तापमान कम है। ठीक, और फिर हमने क्या देखा? सेकेंड पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी ऑफ लैंड एंड सी। ये हमने अभी जस्ट करके आगे बढ़े हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्या है। ट्रांसपेरेंसी का सरल सा मतलब है कि जो हमारी सरफेस पर, चाहे वो जल की सतह हो चाहे पृथ्वी की सतह हो, दोनों पर जो हमारे पास सनलाइट प्राप्त हो रही है, तो दोनों प्राप्त सनलाइट को किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अगर ये जल की सतह है तो इसमें 200 मीटर गहराई तक जल में ऊष्मा जा रही है, सनलाइट जा रही है, लेकिन अगर ये सतह पृथ्वी की है तो इसमें मैक्सिमम 5 मीटर गहराई तक ऊष्मा जाती है। इसी के कारण अगर किसी रेगिस्तान में बात करें, चाहे वो थार रेगिस्तान हो या कोई भी वर्ल्ड का रेगिस्तान हो, उसमें आप देखेंगे जो रेगिस्तान में स्पीसीज जो जानवर रहते हैं, अक्सर वो बिल बना करके रहते हैं। वहां पे रेप्टाइल प्रकार के ही जानवर ज्यादा पाए जाते हैं। इसका यही कारण है कि उनको जमीन के अंदर वो बिल बना लेते हैं, वहां उनको सरवाइव करना आसान होता है।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा था, देखा कि ऊष्मा का स्थानांतरण क्षमता, कि ऊष्मा का स्थानांतरण क्षमता क्या है। अगर अर्थ की बात करें तो पृथ्वी हमारी दीर्घ तरंगों के रूप में ऊष्मा को स्थानांतरित करती है, और ये वाष्पीकरण के माध्यम से जल ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये दीर्घ तरंगों के रूप में जो ऊष्मा स्थानांतरित करता है, और ये जो इवेपोरेशन के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ये ज्यादा है, ये कम है। कम है क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे वाटर बॉडी तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर दिया है सारे के सारे। यहाँ पे आपको वेजिटेशन हो जाएगा, सॉइल्स रहेगा, इसमें से इवेपोरेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, इसके लिए यहाँ पे तापमान ज्यादा रहेगा। यहाँ पे इवेपोरेशन से लगातार हीट ट्रांसफर होती रहती है वायुमंडल में, वो जिसकी वजह से सतह का तापमान कम रहता है। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा था, यहीं पे हमने इसको समाप्त किया था कि ये जो हमारा क्षैतिज वितरण का प्रभाव है वो इवेपोरेशन के माध्यम से होता है। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट अगर हम कहें कि ये कौन सा पॉइंट था हमारा, थर्ड पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था? थर्ड पॉइंट, यानी कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, स्थल व सागर का असमान उष्मा, ये थर्ड पॉइंट था। ये सारे जो 1 2 3 4 मिले इस थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट के 1 2 3 थे, यानी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक। अब हम फोर्थ पॉइंट पे देखें कि फोर्थ पॉइंट क्या है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी कि सागर से दूरी। सागर से दूरी का क्या मतलब है? सागर से दूरी का मतलब है कि जो हमारा तट है, समुद्र तट है, समुद्र तट से हम जितना अंदर कॉन्टिनेंट में यानी महाद्वीप के इंटीरियर पार्ट में जाएंगे, यानी कि महाद्वीप के आंतरिक भाग में जाएंगे, उतना ही जो क्लाइमेट है उसकी अतीयता बढ़ती जाती है, यानी कि एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो वो बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट यानी कि महाद्वीपीय प्रभाव कार्य करता है, और जो महासागर के तट के पास है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पे सी मॉडरेटिंग इफेक्ट काम करता है। ठीक, तो अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम समुद्र तट से दूरी बढ़ती जाएगी, महाद्वीपों के अंदर जाएंगे, वैसे वैसे वहां पे जो क्लाइमेट है, चाहे वो ठंडी है तो अति ठंडी होगी, गर्मी है तो अति गर्मी होगी, वो जो अतीयता है ये बढ़ती जाती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो अगर यूं कहें, ये हमारा तट एरिया हो गया, ठीक, ये इंडिया का एक हाफ मैप है जो यहां सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं। अगर इस पॉइंट से हम डिस्टेंस बढ़ाएं, अंदर जाएं, यानी कि यहां अगर हम डिस्टेंस इधर कॉन्टिनेंट के अंदर जा रहे हैं, ये हमारा क्या पार्ट है, ये तट एरिया है। अब इस तट एरिया से जितना हम दूरी जाएंगे, अंदर जाते जाएंगे, अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें यानी कि उत्तरी मैदान की बात करें, तो यहां का जो तापमान है यहाँ का जो तापमान है वो एक्सट्रीम होगा। कैसा होगा? एक्सट्रीम होगा, यानी कि अति के रूप में होगा। अति का क्या मतलब होता है? अति का सरल सा मतलब है, अगर ठंडी है तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगर
गर्मी है तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। जैसे अगर यहां आप लेह लद्दाख में जाएं तो लेह लद्दाख में -2 या -50 तक टेम्परेचर चला जाता है, ठीक, इतना तक टेम्परेचर चला जाता है। अब अगर ये अतियता हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? और ये जो अतियता हो रही है, जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंटल के इंटीरियर में जाएंगे तो यहां पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट काम करता है, यानी कि महाद्वीपीय प्रभाव काम करता है। तो इसको क्या कहते हैं? अगर हम महाद्वीप के आंतरिक भाग में बढ़ते जाएं, आंतरिक भाग की ओर बढ़ें तो यहां पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट काम करता है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, यानी कि महाद्वीपीय प्रभाव, महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं, यानी कि यहां पे जमीन का प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक। ये बात इतना समझ में आई। सागर से दूरी, अगर महासागर तट की तरफ है, आप देखेंगे कि केरला, गुजरात, महाराष्ट्र जो तट के एरिया हैं, इधर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, ये जो तटीय क्षेत्र हैं, इनमें आप देखेंगे जो तापमान का अंतर होता है वो बहुत ज्यादा नहीं रहता, ठंडी गर्मी में लगभग बराबर ही रहता है, थोड़ा प्लस माइनस होता है। और जैसे जैसे आप नॉर्थ में बढ़ेंगे या फिर इस तट को छोड़ करके आगे बढ़ते जाएंगे, उत्तरी अगर मैदान के नॉर्दर्न प्लेन की बात करें या फिर और ऊपर जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे तापमान एक्सट्रीम, अति में होता है। अति का क्या मतलब होता है? अगर ठंडी है तो बहुत ज्यादा ठंडी, गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे का क्या कारण है? ऐसा अगर होने के पीछे का जो कारण है कि कारण क्या है? फॉर एक्सट्रीमिटी का, यानी कि अतियता का, अतियता का कारण क्या है? अगर आप यहां पे कॉन्टिनेंट में देखें या फिर तट में देखें, अगर आप कोस्टल एरिया को देखें, कोस्टल एरिया यानी कि तटीय क्षेत्र को देखें, तो तटीय क्षेत्र में हवाओं का एक अच्छा मिक्सचर होता है, हवाओं का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है, हवाओं का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। हवाओं का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। मिश्रण का क्या मतलब है? कि हवाओं का अच्छा मिश्रण जो देखने को मिलता है, यानी कि जो हवाएं हैं वो हवाएं सागर से तट की ओर और तट से सागर की ओर चलती हैं। हवाओं का मिश्रण का क्या मतलब होता है कि तापमान तो हवाओं के चलने से ही हमारा बनता है कि भाई हाँ हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं आ रही हैं तो तापमान बढ़ जाता है, ठंडी हवाएं आ रही हैं तो तापमान ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो हवाएं आ रही हैं वो हवाएं सागर से तट की ओर, तट से सागर की ओर चल रहे, इनका एक अच्छा मिश्रण होता है और इन हवाओं के जरिए जो तापमान का आदान प्रदान होता है उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान का अंतर नहीं आता है। तो इस सागर से तट की ओर और तट से सागर की ओर चलने वाली हवाओं को एक नाम दिया गया है, ये हैं
लोकल पीरियोडिक विंड्स। नहीं, सागर से तट, तट से सागर, इसको लोकल पीरियोडिक विंड्स कहने से अच्छा है कि इसको पहले ये बताएं कि ये जो चलता है, इस तरह से जो हवाएं चलती हैं, इन्हें कहा जाता है सागर समीर और स्थल समीर। स्थल समीर, इन हवाओं का जो नाम है वो है सागर समीर और स्थल समीर। सागर समीर क्या है? इसको सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। अब लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या है, यानी कि हवाएं जो सागर समीर और स्थल समीर हैं वो क्या है। सागर समीर का मतलब है कि हवाएं सागर से तट की ओर चल रही हैं, और स्थल समीर का मतलब है कि हवाएं स्थल से तट की ओर जा रही हैं। और ये जो हवाएं चलती हैं, क्यों चलती हैं? तापमान के अंतर के कारण, ठीक, यानी कि तापांतर के कारण हवाएं चलती हैं। तापांतर होता है तो हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है, और आप जानते हैं कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो इस सागर समीर और स्थल समीर है, और सागर समीर स्थल समीर क्या है? ये एक लोकल पीरियोडिक विंड्स है, यानी कि स्थानीय आवधिक हवा, या पवन, हवा कहने से अच्छा है पवन, ठीक, पवन। अब ये कैसे चलती है, क्या है, इसको एक मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। अगर इन डे की बात करें, इन डे यानी कि ड्यूरेशन ऑफ डे, दिन के समय, ठीक है, दिन के समय, दिन के समय, अगर दिन की समय हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से रहता है। ये सागर यूं, ये सी, ये। अब अगर हम देखें कि एक ही अक्षांश पे ये है, ये सागर, इसको अगर सागर मान ले, और ये स्थल भाग है, ठीक। इस स्थल पार्ट में जो सन की ऊष्मा प्राप्त होती है, दोनों को सेम प्राप्त होती है, दोनों को सेम हीट प्राप्त हुई। अब होगा क्या? दोनों को सेम ऊष्मा प्राप्त हो रही है, तो जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि जो स्थल पार्ट है, इसका तापमान सेम अक्षांश पे है तो ज्यादा हो जाएगा, और इसका जो तापमान है वो सेम अक्षांश पे है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रवृत्ति ही ऐसी है, ये जल्दी गर्म होती है जमीन और जल्दी ठंडी हो जाती है। और सागर की या जल की प्रवृत्ति क्या होती है कि देर में गर्म होता है और देर में ठंडा हो जाता है। तो दिन के समय क्या होता है कि यहाँ का तापमान ज्यादा हो जाता है और यहाँ का तापमान कम रहता है सेम अक्षांश पे। अब क्या होगा? अगर तापमान ज्यादा होगा तो यहां से हवाएं ऊपर उठेंगी, तो यहां पे क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं, यूं हवाएं ऊपर उठेंगे, क्यों? क्योंकि तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा है तो यहाँ निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर होगा तो यहाँ हवाएं ऊपर उठ रही हैं, लो प्रेशर बन गए। अब अगर यहाँ तापमान कम है तो इसका परिणाम क्या होगा? यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा अपने आसपास के क्षेत्रों से। अब अगर यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो हवाएं कहां से कहां चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। हवाएं कहां चलेंगी? हाई प्रेशर टू
लो प्रेशर। ये हवाएं ऊपर उठी, यहाँ डाइवर्ज होंगी, यहाँ डाइवर्ज होंगी, ये आकर के नीचे बैठेंगी। तो इस तरह से एक सेल बन जाता है। विंड्स के बारे में हम आगे भी देखेंगे किस तरह से चलती हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है। अभी सिर्फ इतना समझते हैं, अगर तापमान बढ़ेगा तो वहां का वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगी। जब वायु की डेंसिटी कम होगी तो जिस पॉइंट पे रहेगा वहां से अपवर्ड मूवमेंट करेगा। अगर अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो नीचे वैक्यूम क्रिएट होगा। और कहीं भी प्रकृति में अगर वैक्यूम क्रिएट है तो प्रकृति का नियम है कि उस वैक्यूम को भरने के लिए आसपास से हवाएं चारों तरफ से 360 डिग्री हवाएं आएंगी। यहाँ पे हम एक ही साइड बना पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड है 2D में बनेगा। अगर हम 3D की बात करें तो अगर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही हैं, तो यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ चारों तरफ से हवाएं इसको फिल करने के लिए जाएंगी। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो कभी हमने बचपन में देखा होगा कि जो इंजेक्शन लगते हैं, निडल वाला इंजेक्शन जो बीमारी में लगाते हैं सुई, अगर उसको हमने कभी खेलने के लिए लिया होगा तो उसका निडल निकाल करके इस पॉइंट को चौक कर दिया, जो सामने पॉइंट है वो चौक करके उसको खींचा वापस। खींचेंगे जैसे ही हम और जैसे ही छोड़ेंगे टक करके वापस जाता है वो पैक होकर। क्यों? क्योंकि वहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ और वैक्यूम क्रिएट नहीं रह सकता प्रकृति में, तो उसको फिल करने के लिए वापस चला जाता है। ठीक, यहां आप देखते हैं, यहाँ लो प्रेशर हुआ, हवाएं ऊपर उठी, यहाँ पे वैक्यूम बना। ये वैक्यूम बना तो इसको फिल करने के लिए यहाँ से हवाएं आएंगी, इधर से आएंगी, इधर से, इधर से, चारों तरफ से 360 डिग्री से हवाएं आएंगी। जब हवाएं यहाँ निम्न दाब की तरफ आएंगी उच्च दाब से, तो आप यहाँ अगर खड़े हैं तो आपको फील होगा कि हवाएं इधर से इधर आ रही हैं, यानी कि हवाएं सागर से स्थल की ओर आ रही हैं। इसीलिए जब हम कहीं बीच पे घूमने जाते हैं या फिर किसी बड़े नदी के किनारे बैठेंगे ना, तो हमेशा सामने से हवा आती हुई नजर आती है। इसका यही कारण है कि यहाँ उच्च दाब है, हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब है। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो हवाएं इस सागर से तट की ओर आएंगी। इस सागर से तट की ओर आने वाली जो हवा है इसको क्या बोलते हैं? सी ब्रीज, यानी कि सागर समीर। ठीक, अब ये तो दिन की बात हो गई, तो दिन में ये कहानी हो रही है। इन नाइट अगर देखें तो इन नाइट यानी कि रात की अवधि के समय यहां पे क्या होगा? सी, ठीक है, ये हो गया लैंड यानी कि स्थल पाठ। अब हम रात को देखेंगे कि रात के समय क्या होगा। रात के समय ये पार्थिव विकिरण के जरिए अपनी जो ऊष्मा प्राप्त की है स्थल पाठ वो छोड़ेगा, ये वाष्पीकरण के माध्यम से जो भी छोड़ेगा वो। लेकिन हमने अभी देखा है कि स्थल भाग का एक प्रकृति होती है, एक टेंडेंसी होती है कि जब वह ठंडा होने लगेगा तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, जब वो गर्म होने लगेगा बहुत जल्दी गर्म होता है। लेकिन जल पार्ट में ऐसा नहीं होता है, उसकी टेंडेंसी होती है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है। तो रात के समय है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा इसके तुलना में। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति ही है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इसकी तुलना में ज्यादा रहेगा क्योंकि ये लेट ठंडा होता है। अब अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे क्या बनेगा? लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब। यहाँ पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब। क्यों? क्योंकि जहां तापमान जिस एरिया से, अगर यहाँ तापमान इस एरिया से ज्यादा है तो यहाँ निम्न दाब बनेगा, यहाँ कम है तो यहाँ उच्च दाब बनेगा। तो अगर यहाँ निम्न दाब बन रहा है तो फिर यहाँ का परिणाम क्या होगा? लो प्रेशर का, हवाएं ऊपर उठ रही हैं।
यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो इसको फिल करने के लिए कौन आ रहा है, हाई प्रेशर से हवाएं आ रही हैं, ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा और ये हवाएं इस तरह से आ गई, ये शेल बन गई। और जो स्थल पार्ट से सागर के पार्ट में आ रही हैं, ये हवाएं कही जाती हैं स्थल समीर यानी कि लैंड ब्रिज। इन हवाओं को क्या कहा जाता है, लैंड ब्रिज यानी कि स्थल समीर। अब इन हवाओं को याद करने के लिए नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन आपको एक अच्छा ट्रिक बता देते हैं कि जो हवाओं का नामकरण होता है जब, तो इन हवाओं का जो नामकरण होता है वो किस बेस पे होता है कि ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं। यानी कि अगर हमें इस हवा का नामकरण करना हुआ तो हम ये देखेंगे कि ये हवा कहाँ से आ रही है। तो ये हवा में आपने देखा कि ये सागर से स्थल की ओर जा रही थी, तो इसका नाम रख दिया सागर समीर यानी कि सी ब्रिज। और ये हवा स्थल पार्ट से सागर पार्ट की ओर आ रही है, तो इसका नाम हमने रख दिया स्थल समीर यानी कि लैंड ब्रिज। ठीक ये है हमारी कहानी कि ये किस तरह से है। ठीक, ये बना लीजिए। ये फिर ये यहां से, ठीक, ओके। चले, ये हुआ। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है कि अगर हम ये अक्षांश बढ़ाएं, यानी कि अगर हम अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर जाएं, उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ें, तो इसका परिणाम क्या होगा, लैंड एंड सी ब्रिज पे, लैंड एंड सी ब्रिज यानी कि स्तर और सागरीय समीर पे, कि इनका जो प्रभाव है ये प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। इसका प्रभाव कम होगा। क्यों कम होगा, इसका कारण क्या है, ये जो कम होगा, तो क्यों कम होने का कारण तो चाहिए ना, क्योंकि यहां पे जो तापांतर है, तापांतर कम है। तापांतर मतलब जो टेम्परेचर का डिफरेंसेस है वो कम है, क्योंकि जैसे जैसे हम निचले अक्षांश पे यानी कि इक्वेटर की तरफ रहेंगे, तो यहाँ पे स्थल पार्ट और जमीन पार्ट में सेम अमाउंट की एनर्जी जो प्राप्त हो रही है। पहली बात तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा प्राप्त हो रही है, और ज्यादा प्राप्त हो रही है तो जमीन और जल दोनों का तापमान में अंतर, वेरिएशन ज्यादा आएगा। और उच्च अक्षांशों में क्या हो रहा है, मतलब 40-45 डिग्री अगर अक्षांश में जाए तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां एक तो एनर्जी ही कम प्राप्त हो रही है। जब एनर्जी ही कम प्राप्त हो रही है तो वैसे भी वहां का तापमान में अंतर कम आएगा। ठीक, ये है हमारा फोर्थ पॉइंट की हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रूप से जो तापमान में परिवर्तन या वितरण हो रहा है वो कैसे हो रहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि 5 नंबर पे, 5 नंबर का जो पॉइंट है वो है
क्लाउड्स कवर, यानी कि बादल आवरण। ठीक, बादल आवरण। बादल आवरण का मतलब है क्लाउड कवर। क्लाउड कवर मतलब कितना ज्यादा बादल हमारे इस वायुमंडल में मौजूद हैं। आप देखते होंगे बारिश के समय में या फिर किसी भी समय में जब बहुत घने बादल हो जाते हैं, या फिर यूं कहे जब बादल छा जाते हैं, तो उस समय हमारे यहाँ का सतह पर तापमान कम हो जाता है। ये हम सब ने नोटिस किया होगा। वही हमें पढ़ना है कि अगर बादल आवरण ज्यादा है, बादल आवरण अगर ज्यादा है, तो जो एनुअल एंड डायोरनल, यानी कि वार्षिक और दैनिक, वार्षिक और दैनिक जो तापांतर है वो कम होता है। यानी यूं कहें कि अगर बादल का आवरण यानी कि बादल ज्यादा है तो जो ताप है वो कम होगा। ठीक, अगर बादलों की स्थिति ज्यादा है, यानी कि बादल यानी कि क्लाउड्स कवर ज्यादा है, तो जो एक्सट्रीम बनेगी, एक्सट्रीमिटी होगी, एक्सट्रीमिटी कम होगी, यानी कि जो अतीयता है वो कम होगी। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले, सपोज ये ए प्लेस हो गया, ये बी प्लेस हो गया। ठीक, अब यहां हमारा सन यहां से आया और यहां पे बहुत ही डेंस क्लाउड है, ये क्लाउड है, यहां से एनर्जी आई, लाइट आई, और ये आते ही ये तो रिफ्लेक्ट तो करता ही है क्लाउड, ये रिफ्लेक्ट कर देगा क्लाउड को, इस क्लाउड ने रिफ्लेक्ट कर दिया उसमें। और एक है सूर्य, यहां ये यहां से चमक रहे हैं, सीधे आ गए यहां पे सपोज समझो 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये कितना परसेंट, 27% तो वैसे हमने हीट बजट में पढ़ा, तो यूं ही रिफ्लेक्ट कर देती है। तो लगभग यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस हम मान लेते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर रहेगा, और यहाँ का 45 डिग्री। ए प्लेस बी प्लेस दोनों का सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला, यहाँ पे डेंस क्लाउड है, यानी कि बहुत घना बादल है। ठीक, डेंस क्लाउड, और यहाँ घना बादल है और यहाँ पे बादल नहीं है। बादल नहीं है तो सूर्य सीधा आता है यहाँ पे, और यहाँ बादल है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के चला जाता है। तो हमने अक्सर देखा है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा तापमान कहाँ होना चाहिए, इक्वेटर पे होना चाहिए, लेकिन इक्वेटर पे तापमान है नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर रोज शाम को 4 बजे बारिश होती है, 2 बजे से गड़गड़ाहट के साथ बादल वो सब शुरू होते हैं, 4 बजे तक बारिश होती है, और इस बारिश का नाम है 4 o'clock शावर। ठीक, तो लेकिन सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होती है हीट या टेम्परेचर, सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है, वो होता है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पे क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्लाउड कवर कम होता है, एक तो दूसरी वहां पे हाई प्रेशर बनता है, ऊपर से हवाएं नीचे बैठती हैं, तो वहां पे क्लाउड बनने का कोई चांस ही नहीं है। जब क्लाउड ही नहीं बनेगा तो कवर ही नहीं होगा, तो पूरा का पूरा आ जाता है टेम्परेचर नीचे सतह पर। क्लाउड कुछ रहता है तो आकर के वापस रिफ्लेक्ट होकर के चला जाता है। ठीक, और ये हमारा दिन के समय की अगर बात करें तो ये दिन में कंडीशन ये रहेगा अगर सन हुआ तो। ठीक, डेंस क्लाउड रहेगा ये ड्यूरिंग डे। ठीक, ये दिन के समय की बात है।
ठीक, ये दिन में ये कहानी है। अब अगर इसी को ड्यान में देखें कि दिन में अगर क्लाउड कवर है तो टेम्परेचर कम होगा, लेकिन अगर रात में देखें अगर क्लाउड कवर है ड्यूरिंग नाइट यानी कि रात के समय पे अगर क्लाउड कवर ज्यादा है तो इसका परिणाम क्या होगा, यहां जो नाइट होगी ये नाइट कैसी होगी, ये नाइट होगी वार्मर यानी कि गर्म। जैसे कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा बारिश के समय पे कि बहुत बादल हैं, सब कुछ है, बारिश से पहले बड़ी उमस सी है। वो उमस क्या है, ये भी एक कारण है कि रात में कभी कभी गर्मी के समय में आप देखते होंगे कि ये ज्यादातर उमस रहती है अगर बादल आसमान में ऊंचे हैं तो। कैसे देखते हैं, ये है हमारा प्लेस, यहां पे क्लाउड कवर है। अब जब रात में समय क्या होता है, पृथ्वी दीर्घ तरंगों के रूप में अपनी ऊष्मा को रिलीज करती है। तो ये क्या करते हैं, ये एक तो ऊष्मा को आने नहीं देते हैं, या फिर अगर आई तो कुछ तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ ही ऊष्मा आ रही है। जब ये दीर्घ तरंगों के रूप में ऊष्मा जाती है तो ये दीर्घ तरंगों को वापस से इस सरफेस पर भेज देते हैं, यानी कि ये क्लाउड से टकराती है वापस इसी सरफेस पे भेज देते हैं, और जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को रेडिएशन काउंटर रेडिएशन, यानी कि वापस भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, काउंटर रेडिएशन। और इस काउंटर रेडिएशन का ही परिणाम है कि नाइट वार्मर होती है। ठीक, अब देखें कि अगर हम जनरली बात करें कि अगर क्लाउड है तो टेम्परेचर कम रहेगा, क्लाउड नहीं है तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। तो अगर हम जनरल बात करें तो क्लाउड की ही बात हो रही है, तो क्लाउड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्लाउड बनता कैसे है। क्लाउड बनने के लिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है, क्लाउड बनने के लिए कंडेंसेशन चाहिए, कंडेंसेशन के लिए कूलिंग चाहिए। ठीक, अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें क्लाउड के, तो क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, कंडेंसेशन चाहिए। कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए, कूलिंग चाहिए। ठीक, कूलिंग कैसे होती है, दो, एक तो कांटेक्ट कूलिंग होती है और दूसरा क्या होती है, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक कूलिंग हम सब ने पढ़ लिया है। ठीक, अब अगर कांटेक्ट कूलिंग की बात करें तो इससे क्या फॉर्मेशन होता है, इससे होता है ड्यू का फॉर्मेशन, यानी कि ओस बनती है। इससे क्या बनती है, ओस बनती है। और इससे क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, यानी कि बादल निर्माण होगा। ये ओस का मामला क्या है, ये वही है जो हमने एक बार एग्जांपल लिया था कि अगर कोई ग्लास है उसमें बहुत ठंडा पानी डाल दो तो साइड से बाहर से आप ऐसे टच करेंगे उसमें ना, तो आपको पानी महसूस होगा, आपको बूंदे बूंदे महसूस होती है, वो है कांटेक्ट कूलिंग। यानी कि एक जो एटमॉस्फेयर में हमारा वाटर वेपर है, यानी कि जो जल वाष्प मौजूद है, ये जैसे ही किसी अलग टेम्परेचर की बॉडी के कांटेक्ट में आता है वैसे ही ये ड्यू फॉर्मेशन में आ जाता है, यानी कि ओस के रूप में आ जाता है। एडियाबेटिक कूलिंग क्या है, वो हमने देखा था, हमारे ऊपर उठेंगे, उठते हुए वो कूल होती हैं, वो एडियाबेटिक कूलिंग होती है। उससे क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन यानी कि बादल का निर्माण होता है। ठीक, अब अगर इन जनरल हम बात करें तो
सामान्य तौर से, अगर सामान्य तौर से देखा जाए, सामान्यतः अगर देखा जाए तो अगर आप कोस्टल एरिया से, कोस्टल एरिया यानी कि तटीय समुद्र तट से कहें, इसको कोस्टल एरिया इंग्लिश में, हिंदी में ही लिख देते हैं, चलो समुद्र तट से, अगर हम समुद्र तट से दूर जा रहे हैं, दूरी बढ़ रही है, तो क्लाउड कम होगा कि ज्यादा होगा? क्लाउड का फॉर्मेशन कम होगा, ठीक, क्लाउड कम होंगे। जब क्लाउड कम होंगे तो यानी कि वर्षा, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन भी कम होगा, ठीक, ये कम होगा इन जनरल। अब अगर बात करें कि कौन से क्लाउड ज्यादा हमें इफेक्ट करते हैं, कौन से क्लाउड कम इफेक्ट करते हैं, अगर टाइप्स ऑफ क्लाउड की बात करें, यानी कि बादल की बात करें, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है लो क्लाउड, यानी कि निम्न बादल, निम्न बादल। दूसरा है हाई क्लाउड, हाई क्लाउड यानी कि उच्च बादल। निम्न जो क्लाउड है इसकी अपनी एक डेंसिटी है, इसकी जो घनत्व है, डेंसिटी ज्यादा रहेगी किससे? इससे, यानी कि जो घनत्व है, ठीक। दूसरा इसका क्या रहेगा? एक तो घनत्व ज्यादा रहेगा, इसका अपना तापमान रहेगा, इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी रहती है, एक मैकेनिज्म रहता है, इसका एक थिकनेस रहेगा, ठीक, एक डेंसिटी होगी। टेम्परेचर तो मान लो खैर आगे देख लेंगे, इसको टेम्परेचर का छोड़िए। इसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा रहेगी किससे? इसके कंपेयर में, यानी कि इसकी मोटाई और इसका अल्बीडो, अल्बीडो ज्यादा रहेगा किससे? इससे। ये सारी की सारी इसमें इसके तुलना में कम होगी, ठीक। ये दिन के समय ज्यादा प्रभावी रहता है, जो लो क्लाउड है, लो क्लाउड दिन में ज्यादा प्रभावी रहता है, दिन में इसका प्रभाव ज्यादा रहता है, और इसका जो है, इसका इफेक्ट, नाइट इफेक्ट ज्यादा रहता है, ठीक। इसका प्रभाव रात को ज्यादा रहता है। कैसे? अगर देखें, ये सरफेस हो गया अर्थ की, ये हाई क्लाउड, यहां से हम सनलाइट देंगे, ठीक। ये हो गया सन, यहां आया सनलाइट, रिफ्लेक्ट होकर के चला गया, थोड़ा थोड़ा करके यहां पहुंचा, और यहां से आ रहा है ये, तो आने के टाइम ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन लो क्लाउड नहीं देता है। ये है निम्न बादल, यानी कि निम्न बादल, और ये है उच्च बादल। निम्न बादल में क्या हो रहा है कि ये आपका रिफ्लेक्शन ज्यादा है, इसमें रिफ्लेक्शन कम है,
लेकिन इसका प्रभाव दिन में ज्यादा होता है। निम्न बादल का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभाव कब होता है? इसका जो प्रभाव है वो दिन में ज्यादा होता है। इसका जो प्रभाव है ये रात को ज्यादा होता है। ये रात में इसका प्रभाव ज्यादा होता है। ये जो काउंटर रेडिएशन की प्रक्रिया हमने इससे पहले देखा कि यहां से जो लॉन्ग वेव में जा रही है ये वापस भेज रहा है। ये जो काउंटर रेडिएशन है ये यही बादल करता है हाई क्लाउड का। ठीक, काउंटर रेडिएशन। ठीक, ये काउंटर रेडिएशन का जो काम है ये कौन करता है? उच्च बादल करता है। ठीक, और ये अगर देखें तो इसका प्रभाव दिन में अगर ज्यादा रहेगा तो अगर लो क्लाउड है यानी कि निम्न बादल है, बादल बहुत नीचे है, तो इसका प्रभाव दिन में होगा। तो दिन में प्रभाव क्या रहेगा? इसका जो तापमान है वो दिन का जो तापमान रहेगा वो कम रहेगा, और इसमें रहेगा, इसमें जो रात का तापमान है, रात का तापमान वो ज्यादा रहेगा। ठीक, रात का तापमान ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये काउंटर रेडिएशन की प्रक्रिया को जन्म देता है। तो ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट क्लाउड का। ठीक, हमने इस क्लाउड वाले में क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। क्लाउड कवर में हमने क्या देखा? अगर बादल का आवरण यानी क्लाउड कवर ज्यादा है तो एनुअल एंड डायurnal यानी कि वार्षिक और दैनिक जो तापांतर है वो कम होता है। ठीक, क्लाउड अगर ज्यादा है तो एक्सट्रीमिटी कम रहेगी यानी अतीयता कम रहेगी, यानी कि तापमान कम रहेगा। उसके लिए हमने ये देखा कि अगर ये निम्न क्लाउड है या फिर क्लाउड ज्यादा है तो सनलाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट भी होकर वापस परावर्तन होकर के वापस जाएगी। जब ये परावर्तन होकर वापस जाएगी तो यहाँ का तापमान कम होगा, यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस है। ये दिन के समय होगा। और यही अगर ड्यूरिंग नाइट की हम बात करें तो क्या हो रहा है? क्लाउड कवर ज्यादा है। अब अगर क्लाउड कवर ज्यादा है तो यहाँ से जब रेडिएशन दीर्घ तरंगों के रूप में हमारी ऊष्मा निकलती है, जा करके बादलों से टकरा करके वापस जमीन पे भेज देता है। जमीन पे जब आ जाती है तो बड़ी अजीब सी रात को गर्मी रहती है। अक्सर आपको गर्मी के समय या फिर यूं कहें बारिश या गर्मी के समय ये स्थिति देखी जा सकती है। फिर हमने देखा कि क्लाउड है तो क्लाउड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्लाउड क्या है, क्लाउड बनता कैसे है। क्लाउड कंडेंसेशन यानी कि संघनन से बनेगा। संघनन के होता कब है? कूलिंग से। कूलिंग कितना? दो टाइप के होंगे, एक कॉन्टैक्ट कूलिंग होगा, एक एडियाबैटिक कूलिंग होगा। कॉन्टैक्ट कूलिंग से क्या होगा? ड्यू का फॉर्मेशन यानी कि ओस बनेगी। दूसरे से क्या होगा? बादल का निर्माण होगा। अगर सामान्यतः देखें तो समुद्र तट से जितना दूरी बढ़ेगी उतना ही क्लाउड कम होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है तो जहां मॉइस्चर होगा वहीं एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, वहीं पे क्लाउड बनेगा, वहां तो मॉइस्चर उठेगा ही नहीं। ठीक, तो वर्षा कम होगी जितना हम कोस्ट से दूर जाएंगे, तट से, समुद्र तट से। फिर हमने देखा कि क्लाउड को कितने टाइप से यहाँ के क्लाउड हैं, तो दो कैटेगरी हमने बांटा, एक हाई क्लाउड है, एक लो क्लाउड है, यानी कि एक उच्च मेघ है, एक निम्न मेघ है। निम्न मेघ में अगर देखें तो इसका घनत्व उच्च मेघ से ज्यादा रहता है, इसकी मोटाई उच्च मेघ से ज्यादा है, और इसकी जो अल्बीडो है, अल्बीडो इसके बाद हम इसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट हम अल्बीडो ही लेने वाले हैं। अल्बीडो तो उसमें पता चलेगा अल्बीडो क्या है। अल्बीडो है, इसका अल्बीडो भी ज्यादा है। ठीक, इन सब का ही मिला करके इसमें कम होगी। उच्च बादल में ये सारी चीजें इसमें कम होगी। लो क्लाउड का प्रभाव सबसे ज्यादा कहां होता है? दिन के समय होता है। हाई क्लाउड का इफेक्ट सबसे ज्यादा रात में होता है।
ये हमने देखा दिन में तापमान कम रहेगा तो निम्न बादल है, अगर उच्च बादल है तो ये हमारी ऊष्मा को आने तो देता है, लेकिन जब दीर्घ तरंगों के रूप में हमारी ऊष्मा बाहर निकलती है तो ये बाहर न निकाल करके ये निकलने ही नहीं देता, बल्कि वापस काउंटर करके भेज देता है सतह पर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? काउंटर रेडिएशन। काउंटर रेडिएशन कौन करता है? हाई क्लाउड करता है। इससे परिणाम क्या होता है? नाइट वार्मर होगी, यानी कि रात में गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम। आज हमने ये देखा, अब इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी 3 पॉइंट और है, एल्बिडो रहेगा, और फिर हम देखेंगे कि ढाल की क्या स्थिति से उसका क्या परिणाम रहता है, प्रिवेलिंग विंड्स एंड ओशियानिक करंट का क्षैतिज में क्या प्रभाव रहता है, ये सारी चीजें इसी में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। चलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।